तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। आज हम उसके आगे कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडजी एग्जाम और मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। हमारा बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच। तो आज आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बनाने को, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपके पास 600 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है O2 और O3 का, मतलब कि O2 और O3 को मिलाकर एक गैसियस मिक्सचर है जिसका वॉल्यूम कितना है 600 ml, और इन दोनों को मिलाकर जो वेट है वो 1 ग्राम है, और ये गिवन है आपके एसटीपी पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसटीपी का और एनटीपी का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 इन द मिक्सचर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे देखो O2 और O3 का कंबाइंड वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3। O2 एंड O3 का जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो कितना है 600 ml। एक बात यहाँ पे बहुत जो गौर करने वाली है, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है एसटीपी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि एट एसटीपी जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो लीटर को जब हम, क्योंकि देखो यहाँ मिली लीटर में है तो या तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो या तो इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम आसान कौन सा है, इसको मिली लीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 22.4 इंटू 1000 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली लीटर में। एंड दिस विल बी इक्वल टू योर व्हाट 22400, इतना मिली लीटर। ये ठीक है। तो O2 और O3 का गिवन वॉल्यूम कितना है 600 ml। एट एसटीपी कितना निकल गया 22,400 ml। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड O3 कंबाइंड। तो O2 और O3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कंबाइंड, ये वॉल्यूम के टर्म में कितने लिख लेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, 0000 कैंसल, ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 1 2। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए कंबाइन वॉल्यूम के टर्म में O2 और O3 के। ठीक है, ये तो वॉल्यूम के टर्म में था। हमें मास के टर्म में पता है O2 और O3 का कितना होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो दोनों के जो गिवन मास है कंबाइनली वो दिए हुए हैं 1 ग्राम। किसी एक का मान लो x तो दूसरे का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आता है, ये गिवन मास है तो किसी एक का मैंने मान लिया x तो दूसरे का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम मास के टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, और कंबाइन मोल अभी हमने निकाला है इनका कितना आया है 3 डिवाइडेड बाई 1 1 2। ये समझ में आता है यहाँ तक। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास यहाँ पे हम रखेंगे, कितना हो जाएगा O2 का कितना मास हमने माना है यहाँ पे x गिवन मास, तो गिवन मास हो जाएगा x डिवाइडेड बाई इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा O2 का 16 टू द 32 प्लस O3 का गिवन मास कितना है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, दिस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 48, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 1 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48x। यहाँ से आप क्या करो ना, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 96, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 3x प्लस 2 माइनस 2x। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 1 2। यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा x और ये प्लस 2। ये कैलकुलेशन यहाँ से करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे आपका जो x निकला 4/7 आया। 4/7 कहने का क्या मतलब है, 4/7 कहने का मतलब है कि गिवन मास ऑफ O2 हमें पता चल चुका है। ठीक है, गिवन मास ऑफ O2 जब पता चल गया तो गिवन मास ऑफ O3 भी पता चल जाएगा 1 माइनस 4/7 करेंगे तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, दिस विल बी इक्वल टू गिवन मास, मतलब 4/7 डिवाइडेड बाई क्या होता है मॉलिक्यूलर मास 32, 4 है 32। तो यहाँ से ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो O2 आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, इसको कर लो, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, तो 1/56 ये आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने निकल गए 1/56। हम अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, N इज इक्वल टू N ऑफ O3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गिवन मास कितना आया था 1 - x डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 48, दिस विल बी इक्वल टू 1 - x की वैल्यू कितनी आई थी 4/7, दिस डिवाइडेड बाई 48। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3/7 इंटू 48, यहाँ से ये आ जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है 112। अब आपको क्या करना है, आपको पता है सिंस यू नो दैट 1 मोल में होते हैं 22.4 लीटर, ठीक है 1 मोल में कितने होते हैं 22.4 लीटर। तो आपने जस्ट पिछले स्लाइड में अभी क्या निकाला था, पिछले स्लाइड में आपने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो O2 है वो कितने हैं 1/56 है, ठीक है 1/56। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर 1/56 मोल, तो इतने के लिए इतना है, तो 1/56 के लिए कितना हो जाएगा, देन 1/56 मोल के लिए 22.4 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा। देखो ये लीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। दिस विल बी इक्वल टू योर व्हाट 0.4 आएगा, जरा देखो आएगा ना 0.4, तो ये 0.4 आपका आ जाएगा लीटर में। इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 ml। तो ये किसका नंबर ऑफ मोल्स था O2 का, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम निकला वो किसका निकला O2 का निकला। तो टोटल वॉल्यूम आपका 600 था, तो O3 का हम क्या करेंगे 600 में से O2 का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा 600 माइनस 400, दिस विल बी इक्वल टू 200 ml। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे अर्थ क्रस्ट में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जो कि एक फेज में नहीं मिलते हैं, लाइक एक एटॉमिक मास उनका नहीं होता है, एक एटॉमिक नंबर नहीं होता है, ठीक है। वेरियस टाइप, एक ही एलिमेंट है उसके अलग अलग मास हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट है उसके अलग अलग एटॉमिक नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जिसका भी एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर, सेम, ये क्लास 9th में पढ़ चुके हो तुम, सेम एटॉमिक नंबर, ये क्या कहलाते हैं आइसोटोप्स। हालांकि ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। सेम एटॉमिक मास वाले क्या कहलाते हैं, सेम एटॉमिक मास वाले क्या कहलाते हैं आइसोबार्स, क्लियर है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि एक ही तरह के एलिमेंट, जैसे देखो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये क्लोरीन है, सॉरी दिस इज क्लोरीन, ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, दोनों के एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास में डिफरेंस है, दिस इज 35 एंड दिस इज 37, ठीक है। तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, तो दिस इज नोन एज योर व्हाट आइसोटोप्स। तो हम यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स का क्या करते हैं ना, एवरेज एटॉमिक मास हम यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में, क्या पढ़ा होगा या 10th में, मतलब लोअर क्लासेस में, कि जो हमारा क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 35.5। ये आया कहाँ से, तो यही हम समझेंगे इस टॉपिक में, ये कहाँ से आया, क्योंकि क्लोरीन तुम्हारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, अलग अलग मासेस में, ठीक है। ये ऊपर वाला जो टर्म है ये मास रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो होता क्या है कि इनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं और जो एवरेज आता है उसी वैल्यू को हम उसका एटॉमिक मास मानते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो, ये होता है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप
कितने परसेंटेज में अवेलेबल है इनटू उसका एटॉमिक वेट कितना है उस पार्टिकुलर आइसोटोप के लिए डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ये कहता है देखो क्लोरीन 35 गिवन है, 17 इसका एटॉमिक नंबर, और एक गिवन है क्लोरीन 37, 17 इसका एटॉमिक नंबर। तो जो एबंडेंस है, एबंडेंस मतलब कि पाया जाता है, ठीक है, 75% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। क्या कहने का मतलब है कि ये जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन का आइसोटोप है, ये पाया जाता है 75%, और ये वाला जो क्लोरीन 37 है, ये पाया जाता है 25%। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका आइसोटोपिक मास क्या होगा। अब आप सोच रहे होगे आइसोटोपिक मास क्या है सर। तो देखो हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास को आइसोटोपिक मास भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइसोटोपिक मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो, दोनों क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को हम क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। पहले वाले का परसेंटेज कितना है 75, क्या रखोगे यहाँ पे 75 इंटू एटॉमिक वेट कितना है इसका 35, प्लस इसका जो एटॉमिक परसेंटेज कितना है 25 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 35, दिस डिवाइडेड बाई 100। तो ऐसे ऐसे जितने भी होंगे उन सबका हम यहाँ पे रखेंगे, ये समेशन कर सकते हो। ऐसे ऐसे जितने भी रहेंगे हम सबका कर सकते हैं। यहाँ पे दो थे इसलिए मैंने दो का लिया, सबको समेशन कर दे जाएंगे। जी, समेशन का साइन है। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5। तो 35.5 जो ग्राम है वो किसका निकला, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। और यही आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 ग्राम होता है। तो अब क्लियर हुआ कि ये कहाँ से आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है जेडब्ल्यू मेन में या फिर नीट में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज आवर वेपर डेंसिटी। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तुम्हें भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी मतलब क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ सर ये अलग चीज। तो देखो डेंसिटी सिंपली क्या होता है हमारा डेंसिटी सिंपली क्या होता है, दिस इज इक्वल टू योर मास बाई वॉल्यूम। ये सिंपली होता है तुम्हारा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, बट वेपर डेंसिटी क्या होता है कि अगर आपके पास अगर सेम वॉल्यूम के दो अलग अलग मास प्रेजेंट हैं, ध्यान से सुनो, आपके पास अगर सेम वॉल्यूम के दो अलग अलग मास प्रेजेंट हैं तो इन दोनों का हम आपस में कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, और इनका आपस में कंपैरिजन कराने के बाद जो वैल्यू आती है वही होती है आपकी वेपर डेंसिटी। यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड टर्म लेकर चलते हैं H2 गैस का, तो ये किसके लिए, गैसियस फेज के लिए। तो आओ हम जरा देखते हैं, वेपर डेंसिटी को हम पढ़ते हैं गैसियस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज तीनों के लिए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैस और लिक्विड फेज के बारे में, सॉलिड फेज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो गैस फेज के लिए सबसे पहले आओ हम देखते हैं क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया क्या कि दो कंटेनर अगर है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, ठीक है ना, तो दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो वॉल्यूम सेम हो गया बट मास दोनों का अलग अलग है। तो इन दोनों के मास को जब हम कंपेयर करेंगे, ये मास 1 है ये मास 2 है सपोज कर लो, तो इन दोनों के मास को जब हम कंपेयर करेंगे कि कौन किससे कितना ज़्यादा भारी है, कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टर्म मान लिया है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला में ऊपर लिखा हुआ है आप वहाँ भी देख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस। और ऊपर जिसका निकालना रहता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, मतलब जिस गैस का आपको कैलकुलेट करना है उसका मास डिवाइडेड बाई ये, तो यहाँ पे ये वेपर डेंसिटी होती है। तो जिस भी मास का आपको कैलकुलेट करना है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस कितना होता है 2 होता है। तो अगर हम ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करें m से तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2। तो वेपर डेंसिटी फॉर गैस आपका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाई 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है लिक्विड फेज के सेंस में, कि लिक्विड फेज में आपका वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो देखो
हमने अभी क्या पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये तो सबको पता है। अब एक काम करो, तुम्हारे पास सपोज कर लो ए बी सी ऐसे करके बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, सबका मास भी अलग अलग होगा, एम ए एम बी एम सी ऐसे करके बहुत सारे होंगे मास, ठीक है। सबकी सबका वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, वी ए वी बी वी सी अलग अलग होगा, ठीक है। सबकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, हमें हमें इस फॉर्मूला से पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मास जो है, अगर सारे मिक्सचर को हम एक साथ रखें, एक साथ मिला दें, तो ये टोटल मिक्सचर का मास बन जाएगा। और मिक्सचर का मास, इसका मतलब मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ सी एंड डॉट डॉट, ये दो कंपाउंड के लिए था इसलिए ए और बी लिखा है। तो यहाँ से एक काम करो, आप मास ऑफ मिक्सचर को एलिमिनेट करो। तो यहाँ से क्या लिखोगे, मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डी इंटू वी लिखोगे, ठीक है। डी ऑफ मिक्सचर इंटू वी ऑफ मिक्सचर, ये लिखोगे। तो डी ऑफ मिक्सचर और वी ऑफ मिक्सचर क्या बताता है कि इस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है, ये उनका डेंसिटी और ये उनका वॉल्यूम है। तो आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो कि डी ऑफ मिक्सचर इंटू वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डी ऑफ, अब इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मिक्सचर के अंदर तुम्हारे पास ए भी है, तुम्हारे पास बी भी है, सॉरी यहाँ पे डॉट होगा, दिस इज डॉट, यहाँ पे सी भी होगा, डी सी इंटू वी सी, प्लस यहाँ पे डी भी होगा। तो जितने भी ऐसे तुम्हारे पास हैं डॉट 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 वैसे चलते जाएंगे। तो ये लिक्विड फेज में आपको जो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तब का फॉर्मूला है, ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये पढ़ते नहीं है ये वाला टॉपिक और भूल जाते हैं, फिर जेडबल में आता है, तो ठीक है। तो ये आपका वेपर डेंसिटी इन लिक्विड फेज। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड। अब ये क्या है, आओ जरा हम समझते हैं इसको। बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो परसेंटेज यील्ड क्या कहता है, सपोज करो कि आप एक फ़ोटोकॉपी की दुकान पे गए, ठीक है। तो फोटोकॉपी का एक मशीन है, दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया एक काम करो, आप इस मशीन को ना घर पे खरीद के ले जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो घर पे लेके चला जाऊंगा भाई, बट एक बात बताओ आप कि ये फोटोकॉपी की मशीन 1 मिनट में कितने पेज कॉपी करती है। तो दुकानदार ने कहा भैया 25 कॉपी 1 मिनट में करती है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्हाट शॉपकीपर टोल्ड मी, शॉपकीपर ने मेरे से क्या कहा कि भैया एक काम करो, आप लेके चले जाओ और ये 25 कॉपी पर मिनट आपको देगी। मैंने कहा ठीक है, परचेस कर लिया, मैं लेकर आया घर। घर पे जब मैं लेकर आया फिर मैंने फोटोकॉपी स्टार्ट किया। फोटोकॉपी मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने पे मेरे को क्या मिल रहा है कि 1 मिनट में, दुकानदार ने 25 बोले थे लेकिन मुझे मिल रहा है 20 कॉपी पर मिनट। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने चेक किया, सही किया मशीन, फिर भी 20 कॉपी पर मिनट। इसका मतलब कि मेरे को बोला गया था 25 कॉपी, बट मेरे को मिल रहा है 20 कॉपी, ठीक है। तो जितना आपको मिलता है ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, एक्चुअल हम इसे इसे ही बोलते हैं यील्ड, ठीक है। तो थियोरिटिकली दुकानदार ने ऐसे चेक नहीं किया था, ऐसे दुकानदार ने बस डब्बा देख के कह दिया कि भाई एक काम करो, ये लेके जाओ, ये 25 कॉपी, इसमें 25 कॉपी पर मिनट होता है। लेकिन घर पे आने के बाद जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तब मुझे मिला कि नहीं, ये 25 कॉपी नहीं बल्कि 20 कॉपी पर मिनट होता है, 20 कॉपी पर मिनट। तो मैंने कैलकुलेट किया कि परसेंटेज यील्ड मतलब कि मुझे मिल कितना रहा है। यील्ड मतलब होता है बेसिकली मिलना, आपको कितना प्राप्त हो रहा है हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड मैंने कहा कि देखो मुझे एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितना अमाउंट मिल रहा है, डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में, थियोरिटिकली दुकानदार ने कितना कहा था या एक्सपेक्टेड ये था, मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि 25 कॉपी पर मिनट देगा इसलिए एक्सपेक्टेड लिखा है यहाँ पे। ये फिर थियोरिटिकली दुकानदार ने ऐसे बिना चेक किए बोल दिया कि भाई ले जाओ, ये 25 कॉपी पर मिनट ऐसे करके देता है, ठीक। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हमने इसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है कि हमें बेसिकली कितना परसेंटेज प्राप्त हो रहा है, कितना परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड या फिर थियोरेटिकल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसे आ सकता है, जरा देखो, छोटा सा क्वेश्चन है बस एक पॉइंट के तौर पे। देखो सपोज करो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का 75% ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है।
तो पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। देखो, तो कैल्शियम कार्बोनेट का 75% ही रिएक्ट कर रहा है और CaO प्लस CO2 बना रहा है। तो ये बताओ कि 150 ग्राम ऑफ CaCO3, अगर हम 150 ग्राम ऑफ CaCO3 लेकर चल रहे हैं तो हमें नेट यील्ड कितना मिलेगा। इस फिर से एक बार क्वेश्चन समझो, CaCO3 का सिर्फ 75% पार्ट ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे अगर हम CaCO3 का 150 ग्राम लेकर चले अमाउंट, तो हमें नेट कितना CaO या CO2 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम CaO के बारे में कैलकुलेट करते हैं कि 150 ग्राम CaCO3 के लिए कितना ग्राम CaO मिलेगा। देखो, हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 48, टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम CaCO3 के लिए CaO का बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो CaO कितना हो जाएगा 56 ग्राम। ये कितना 40 और ये 16, 56। 1 के लिए कितना हो जाएगा बोलो, 56 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। ठीक है, तो कितने ग्राम के लिए हमें कैलकुलेट करना है 150, तो फॉर 150 ग्राम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150 ग्राम। और कितने परसेंटेज का यील्ड हमें मिल रहा है 75% का, तो इसका 75 बाई 100, मतलब हमें इतना ग्राम ऑफ CaO मिलेगा। अगर हम CaCO3 का 75% ही रिएक्ट करा रहे हैं और CaCO3 का 150 ग्राम में ये पता करना है कि फाइनली CaO कितना बनेगा, तो वो इतना वैल्यू होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है परसेंटेज यील्ड। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब ये क्या है, जैसे तुम्हारे घर में बहुत लोग रहते हैं ना, मान लो 4 लोग रहते हैं। ठीक है, 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों के लिए तुमने 100 ग्राम कुछ सामान खरीद के लाया। कुछ भी 100 ग्राम तुम मान लो सामान खरीद के लाते हो, तो 100 ग्राम सामान को तुम 4 लोगों में कैसे डिवाइड करोगे, ईच 25 25 25 करोगे। तुमने क्या किया, बेसिकली 100 ग्राम को 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 25 आ गया। तो हर एक इंसान को 25 ग्राम वहाँ पे अवेलेबल हुआ, तो सबको परसेंटेज कितना मिला 25% मिला। सेम चीज़ यहाँ पे है कि हमें ये बताना है कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा। जैसे ये एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन कितना परसेंट अवेलेबल है, ऑक्सीजन कितना परसेंट अवेलेबल है, हाइड्रोजन कितना परसेंट अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आता है। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू, जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका टोटल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे हमें यहाँ पे सपोज करो निकालना है कार्बन का, तो एक बात बताओ, परसेंटेज अगर हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज कार्बन, तो कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे 2 एटम्स। ईच कार्बन एटम का मास कितना होता है बोलो 12। 12, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कैसे निकलेगा बताओ, कार्बन के 2, ईच का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 एटम है, यहाँ पे 6 एटम है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर एटम। ईच का मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। इसको ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा 46 ग्राम। ठीक है, तो 46 ग्राम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 100। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो 1200 डिवाइडेड बाई 23%। अब इसको परसेंट में कैलकुलेट कर लो। इसको जब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आया है आपका, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 52.17। ठीक है, परसेंट। सिमिलरली जब आप कैलकुलेट करोगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, कितने हाइड्रोजन है 6, ईच का मास 1 डिवाइडेड बाई 46 इंटू ये कितना हो जाएगा 100। दिस विल बी इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 46। और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 13.04। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13.04।
0.04। सिमिलरली आप यहाँ से ऑक्सीजन का कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 46 इंटू कितना हो जाएगा 100। दिस विल बी इक्वल टू आपका कितना आंसर आ जाएगा 34.78 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 34.78%। अब जब आप इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 100 के इक्वल में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का उस पूरे कंपाउंड में परसेंटेज कितना है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम लेकर आए थे ना तो 25% तुमको मिला था 4 लोगों में 100 ग्राम आइसक्रीम का। वैसे ही यहाँ पे कार्बन इस पूरे कंपाउंड में कितना पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड कवर किया, वेपर डेंसिटी कवर किया, परसेंटेज यील्ड कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पीयूएससी और स्टोइक्योमेट्री। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।